हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बहुत सारे प्रोविजंस हैं इसके अंदर एंड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। तो जरा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं पहले हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ पे ये अप्लाई होता है प्रोविज़न, कि किन किन कंपनीज़ को डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है, कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है एंड उसका मैनर क्या होगा। देन हम देखेंगे कि डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या होगी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं वो कौन कौन हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर हम देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस, उसके बाद हमारे पास आएंगे कुछ मिसलेनियस पॉइंट जिसमें हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल रोटेशन के बारे में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पर रोटेशन अप्लाई नहीं होती। उसके रेम्यूनरेशन के बारे में, इनके टेन्योर के बारे में एंड एट द एंड इसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी किन किन केसेस में रहेंगी और क्या क्या होंगी। और फिर लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें एक ब्रीफली डिस्कस किया गया है कि हाउ नॉमिनी डायरेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोथ आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ रोटेशन। तो इनमें थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन आ सकती है, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस करके दिया गया है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट जो कि हम इस टॉपिक के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के टॉपिक के अंदर जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 149 में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिन पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो वो हैं, पहली बात तो आ जाएगी हमारे पास ऑल द लिस्टेड कंपनीज़। कोई भी हो लिस्टेड कंपनी अगर है तो उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज़ पे नहीं अप्लाई होता ये प्रोविज़न, बट इफ़ यू टॉक अबाउट पब्लिक कंपनीज़, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़, क्योंकि लिस्टेड को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़, तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है क्या क्या, कि या तो अगर उस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल दैट्स 10 करोड़ और मोर, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, या फिर उसका जो टर्नओवर है वो है हमारे पास 100 करोड़ रुपीज़ और मोर। ये सब और में है गाइज। तो इनमें से कोई भी अगर सिचुएशन, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको तीनों को ही क्वालिफाई करना है, अगर कोई भी एक क्वालिफाई हो जाती है, या तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ एक्सीड कर देती है, टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड कर देती है, या फिर इनके लोन्स एंड डेट्स जो हैं वो लोन्स एंड जो भी डेट्स हैं इनके दैट्स 50 करोड़ और मोर। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, कंडीशन में 1, 2 एंड 3, तो इस केस के अंदर उसके ऊपर ये प्रोविजंस 149 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक बार एप्लीकेबल हो गया तो लेट्स सी कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो उनको अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं टोटल, उसका 1/3 जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर इन केस किसी कंपनी को ऑडिट कमेटी रखनी है, कंपलसरी है, उन पे ऑडिट कमेटी के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, क्योंकि गाइज ऑडिट कमेटी का मैं आपको बता दूं तो उसमें एज पर सेक्शन नंबर 177 सब सेक्शन नंबर 2 ये बताया गया है कि आपके मिनिमम 3 डायरेक्टर्स जो हैं ऑडिट कमेटी के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी का 1/3 निकाला और वहाँ बनता है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और अगर उस कंपनी को ऑडिट कमेटी भी अपॉइंट करनी है, वो भी रखनी है, वो भी कंस्टिट्यूट करके रखनी है, तो उस केस के अंदर कैसे होगा कि इसने अगर ये क्या इस कंपनी का 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने से काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि इसको साथ साथ 177 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को भी कंप्लाई करना होगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस कंपनी के लिए रखना मैंडेटरी हो जाएगा। तो इट विल गो बियॉन्ड द 1/3। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बात आती है राउंडिंग ऑफ की। तो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, मोस्टली कई काफ़ी जगहों पर राउंडेड ऑफ ऐसे होता है कि नियरेस्ट जो भी होगा अमाउंट तो वैसे राउंड ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इट्स 1/1.2 तो इट विल बिकम 1, इफ़ इट्स 1.6 देन इट विल बिकम 2। बट इस केस के अंदर जो भी फ्रैक्शन हो, लाइक 1.1 भी अगर आ रहा है तो इट विल बिकम 2।
तो यू हैव टू अपॉइंट 2 मिनिमम डायरेक्टर्स. तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू गो. सो गाइज, अगर हमने अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया, ठीक है, हमने मिनिमम देख लिया, हमने ये देख लिया किस किस कंपनी में एप्लीकेबल होता है. ये 2 चीज़ें देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही बनता है कि आप अपॉइंट करेंगे. अगर आपने अपॉइंटमेंट पे है एंड इन द मीन टाइम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी इंटरमिटेंट वैकेंसी की वजह से यानी कि बीच में कोई डायरेक्टर ने छोड़ दिया या कोई डिस्क्वालीफाई हो गया या फिर लीगली उसको मना कर दिया गया कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो उस केस के अंदर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर. दीज आर सेम प्रोविजन जो हमने वुमेन डायरेक्टर के केस में पढ़े थे. वुमेन डायरेक्टर में भी यही कहा गया था कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी होगी, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 months विच एवर इज लेटर, तो इस पॉइंट के अंदर अंदर आपको अपॉइंट करना होगा इंटरमीडिएट वैकेंसी की वजह से. अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके इस अमाउंट इस 2 से या फिर इस 3 से अगर नीचे जाते हैं तो. अब अगर एक बात देखें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स अप्लाई होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने जिस कंपनी ने भी अप्लाई किया है, जिस कंप्लाई करना पड़ रहा है ड्यू टू दिस कंडीशन दीज लिमिट्स, तो उस केस के अंदर एक कंडीशन ये आती है कि अगर किसी भी कंपनी ने फॉर एग्जांपल ड्यू टू पेड अप कैपिटल आपके ऊपर ये प्रोविजन लग गए, बट 3 साल तक 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से नीचे रही, टर्नओवर तो ऑलरेडी इससे नीचे थी, बोरोइंग ऑलरेडी इससे नीचे थी और ये भी कोई ऊपर नहीं गई आपकी, और 3 साल तक ये भी आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे रही, तो उस केस के अंदर आप इस प्रोविज़न से मुक्त हो जाएंगे. आपको इसको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा. द कंडीशन ओनली कंडीशन इज़ कि 3 years तक कंसेक्यूटिवली आप पे आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती रहनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि यहाँ पर एग्जेम्प्टेड क्लास ऑफ कंपनीज हैं, कुछ अनलिस्ट कुछ पब्लिक कंपनीज हैं जो कि डिस्पाइट फॉलिंग अंडर दीज थ्री कैटेगरीज दे आर स्टिल एग्जेम्प्टेड. और वो कौन कौन सी है? देन वी आर टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज ओवर हेयर. तो वो कैसे आएंगी? सबसे पहला हमारे पास आएगा जॉइंट वेंचर, सेकंड हमारे पास आएगा होल्डी ओन्ड सब्सिडरी, एंड थर्ड हमारे पास आएगा डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी इज़ प्रीटी ऑब्वियस, जॉइंट वेंचर एंड होल्डी ओन्ड सब्सिडरी. तो ये इवन दो इट्स पब्लिक कंपनी एंड इवन दो दे फॉल अंडर दोज कैटेगरीज 10 करोड़ 100 करोड़ एंड 50 करोड़, बट स्टिल दे विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ द प्रोविजंस. उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है. तो यहाँ तक हमने बात की अब तक कि कौन कौन सी कंपनी है जिसको अपॉइंट करना है लिस्टेड कंपनी को. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में अगर 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन हमने देखा 1/3 होने चाहिए. अगर ऑडिट कमेटी है तो मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, 1/3 चाहे आपका कम हो. उसके बाद हमने देखा कि राउंड ऑफ करेंगे उसको, अगर कोई भी फ्रैक्शन आता है 1 से अबव तो उस केस में राउंड ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट नंबर पे. वैकेंसी अगर होती है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 months के अंदर अंदर आपको उसको फिल करना है विच एवर इज लेटर. और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर डिस्पाइट बिंग पब्लिक कंपनी, डिस्पाइट बिंग फॉलिंग इनटू दोज कैटेगरीज, उन पे अप्लाई नहीं होगा, जो कि है हमारे पास जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डायरेक्टर वाला पार्ट. कंपनी से थोड़ा बाहर निकलते हैं, अब थोड़ा सा एक माइक्रो लेवल पे इसको जाके देखते हैं. कंपनी वॉज अ मैक्रो लेवल, पूरा एज अ होल हम देख रहे थे, पूरे इंडिया में जो एप्लीकेबिलिटीज है वो देख रहे थे. नाउ लेट्स लुक एट द डायरेक्टर इटसेल्फ. तो हु कैन बिकम द डायरेक्टर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे, अगर कोई कंपनी का एमडी है वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कहला सकता, या फिर कोई होल टाइम डायरेक्टर है वो भी नहीं, या फिर कोई नॉमिनी डायरेक्टर है. तो ये सब तो नहीं हो सकते गाइस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीधा सीधा मना कर दिया. उसके बाद हमें बता रहे हैं कि अगर बोर्ड को ये लगता है कि जो जिस पर्सन को हम अपॉइंट करने वाले हैं दैट पर्सन पोजेसेस इंटेग्रिटी और उसके पास रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस है, इंटेग्रिटी प्लस उसके पास एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज है, यानी कि पहली बात तो
दैट पर्सन शुड नॉट बी टेंटेड, यानी कि उसका मार्केट में थोड़ा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ दैट पर्सन अगर वो यहाँ पर आएगा तो ही विल होल्ड हिज ग्राउंड। और जिस सेक्टर के अंदर आपकी कंपनी वर्क करती है वहाँ उसकी कुछ ना कुछ या तो एक्सपर्टीज़ है या उसका एक्सपीरियंस है, उसने उसी सेक्टर में कुछ काम किया हुआ है, ताकि ही विल ब्रिंग समथिंग टू द कंपनी। वो अच्छा अपना इनपुट दे पाएगा मीटिंग्स के अंदर, क्योंकि दैट्स व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डू, दे ब्रिंग देयर ओन ओपिनियन, देयर इम्पार्शियल ओपिनियन इनटू द कंपनी। वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, वो एग्जीक्यूशन में हेल्प नहीं करते। तो उसके लिए वी नीड देयर एक्सपर्टीज एंड वी नीड देयर एक्सपीरियंस एंड वी नीड देयर इंटेग्रिटी, क्योंकि वी हैव टू बी श्योर कि वो जिस भी डिसीजन में अपना इनपुट दे रहा है वो एक फर्म ग्राउंड रख के एंड इम्पार्शियल होकर वो अपना डिसीजन दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर हमने बात की थी कि बोर्ड इस ओपिनियन में होना चाहिए, ये गाइस बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बोर्ड के ओपिनियन में दैट पर्सन शुड पोजेस इंटेग्रिटी, दैट पर्सन शुड हैव एक्सपीरियंस, दैट पर्सन शुड हैव एक्सपर्टीज। बट अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, तो यहाँ से बोर्ड हटके दैट विल बिकम द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। जो ये डिसीजन बोर्ड लेने वाला है, जो ये जजमेंट बोर्ड करने वाला था नॉर्मल कंपनीज के लिए, जहां गवर्नमेंट कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगी, जहां हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की, तो वहां वो जो गवर्नमेंट कंपनी जिस भी रेलिवेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है उसके डिपार्टमेंट वाले लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि वेदर दैट पर्सन हैव इंटेग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। ठीक है गाइज, सो मूविंग ऑन, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट कि वो बंदा, अब हमें सबसे मेन बात हमने देखी कि उसका जो इनपुट है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। तो उसको मेक श्योर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि वो जो है वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का, क्योंकि उसका पर्सनल बायस आ जाएगा अगर वो प्रमोटर हुआ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। किन किन का? ना तो होल्डिंग कंपनी का, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसकी होल्डिंग का भी नहीं होना चाहिए, उसकी सब्सिडरी का भी नहीं होना चाहिए, और उसके एसोसिएट का भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो ना ऊपर ना नीचे और ना उसके साइड में वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो वो बात करता है कि हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कंपनी, यानी कि वो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स, ये जो ऊपर हम बात कर रहे हैं जिनकी, किसी प्रमोटर के या फिर होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे रिलेटिव नहीं होना चाहिए, उनका रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा, अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, जो कि आते हैं ऑब्वियसली एमडी, डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी, क्योंकि हमें एग्जीक्यूट नहीं करवाना उनसे, हमें इनपुट चाहिए इन डिसीजन मेकिंग, अपना इम्पार्शियल एक व्यू लेके आए वो कंपनी के अंदर। अब वो व्यू लाने के लिए, वो इम्पार्शियल इनपुट लाने के लिए उनके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए और वो प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो यहां तक तो हमने बात की नॉन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, रिलेशंस को देखा हमने उनकी इंटेग्रिटी को देखा, हमने उनकी डेजिग्नेशन को देखा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉनेटरी टर्म्स, थोड़ा मटेरियल चीज़ों की तरफ भी आते हैं। तो वहाँ हमारे पास पॉइंट बनता है कि उसका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप, यानी कि कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। किस किस के साथ? ना तो कंपनी के साथ, ना उसकी ऊपर होल्डिंग, ना उसके नीचे सब्सिडरी, ना उसके साथ में एसोसिएट, या फिर इन सब के प्रमोटर, डायरेक्टर। कितने टाइम तक? पिछले 2 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जब ये अपॉइंट हो रहा है उसके पिछले 2 साल में इसने ऐसा कुछ भी डील ना किया हो। अब बात आती है कि हमने पेक्यूनरी रेशियो की तो बात कर दी, बट कितना, किस चीज़ को मानेंगे अनएक्सेप्टेबल? तो अगर वो एक्सीड करता है 10% ऑफ टोटल इनकम, किसकी टोटल इनकम? डायरेक्टर की टोटल इनकम, जिसको हम अपॉइंट करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लाख रुपए कमाता है तो 10,000 से ऊपर का पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना तो कंपनी से हो सकता है, ना उसके ऊपर होल्डिंग से, ना उसके नीचे सब्सिडरी से, और ना उसके साइड में एसोसिएट से, ना ही इन सब के प्रमोटर या डायरेक्टर से।
कितने टाइम तक? उसकी अपॉइंटमेंट की डेट से 2 साल के पीछे अंदर अंदर, इस पीरियड में उसका कोई भी इस टाइप का पेक्यूनियर रिलेशनशिप ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियरिफाई की गई है इससे पहले कि ये जो पेक्यूनियर रिलेशनशिप है, क्या हर केसेस के अंदर आप इतनी रिजिडिटी के साथ सबको डिसअलाउ कर देंगे, मना कर देंगे? नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक प्रोविज़न दिया गया है, एक चीज़ दी गई है जिसको बोलते हैं हम आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। तो अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, अब बात आती है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होती है। एक होती है क्लोज ट्रांजैक्शन, यानी कि अपने रिलेटिव के साथ करते हैं कि यार तू तो भाई है, तू 50% ऑफ में ले जा, अपना कोई भी सामान बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करके उसको वो चीज़ दे देते हैं। बट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन वो होती है कि अगर आप नॉर्मली किसी भी रैंडम इंसान से, रैंडम अपने कस्टमर से जैसे डील करते, वैसे ही आप अपने इस डायरेक्टर को भी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी डील कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये 10% वाला प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। इसको आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन माना जाएगा कि ही इज़ नॉट गेटिंग एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, बेसिकली कि इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वही हो रहा है जो सबके साथ होता है, तो इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। ये जो हमने जितने भी ऊपर के प्रोविजंस देखे हैं अभी, ये सब प्रोविजंस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होते। गवर्नमेंट कंपनी डिस्पाइट बीइंग दीज ट्रांजैक्शंस अपॉइंट कर सकती है किसी डायरेक्टर को, प्रोवाइडेड कि उन्होंने 137 एंड 192 से कंप्लाई किया हो। अब अगर हम बात करें, यहाँ तक तो हमने बात की डायरेक्टर की, कि यहाँ पर बात की हमने बिना मॉनेटरी टर्म्स की, नॉन मॉनेटरी टर्म्स की। तो दीज आर सम सब पॉइंट्स। अब पढ़ाने का टेक्निक मेरा यही है कि मैं हर पॉइंट को, हर टॉपिक को कुछ सब पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ताकि उन सब पॉइंट्स के थ्रू इन चीज़ों को याद करना ईजी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉन मॉनेटरी टर्म्स में बात की कि किस डेजिग्नेशन की बात की हमने उसकी इंटेग्रिटी की बात की, वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, इसका रिलेटिव प्रमोटर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने मॉनेटरी टर्म्स में बात की, जहाँ पे आया हमारे पास पेक्यूनियरी रिलेशनशिप। अब हम बात करने वाले हैं उसके रिलेटिव के रिगार्डिंग। तो उसके अंदर ये कहता है कि उसका कोई भी रिलेटिव कंपनी में प्रीसीडिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स तक फ्रॉम द करंट ईयर फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीज़। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर फेस वैल्यू दी गई है, काफ़ी जगह पर नॉमिनल वैल्यू दी जाती है, यहाँ पर फेस वैल्यू दी गई है। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, बुक के अंदर आप इसको अच्छे से मार्क कर लें इस पॉइंट को। एंड मैं आपको डेफिनेटली अभी यहाँ पर कंप्लीट कराने के बाद दिखाने वाला हूँ बुक के अंदर कहाँ कहाँ पे है। सो डोंट वरी, आप अभी यहीं फोकस कीजिए, सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान देना। तो फेस वैल्यू, अब अगर फेस वैल्यू की हम बात करें तो कितनी होनी चाहिए? वो 50 लाख या फिर 2% ऑफ सच अमाउंट, या फिर 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर इससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते, इस अमाउंट तक आप कर सकते हैं, 50 लाख तक या 2% तक, इस दायरे के अंदर अंदर आप फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। किस किस में? कंपनी के, उसकी अगेन ऊपर होल्डिंग, नीचे सब्सिडरी, साइड में एसोसिएट, और कुछ ऐसा हायर नंबर भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, कोई हायर नंबर भी यहाँ पर दिया जा सकता है, बट फिलहाल ये नंबर यहाँ पर एक्ट ने दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनडेप्टेड की। ये तो हो गया शेयर्स की। हम पूरा का पूरा लाइबिलिटी साइड उठाने वाले हैं बैलेंस शीट की। तो सबसे पहले हमने उठाया पेड अप शेयर कैपिटल। सेकंड हम देखने वाले हैं डेट की, लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी के केस में कोई भी लाइबिलिटी ना हो उसके सर पे 50 लाख रुपए से ज़्यादा की, उसके किसी भी रिलेटिव की, और कहाँ कौन कौन से? फ्रॉम अगेन कंपनी, उसके ऊपर होल्डिंग, उसके नीचे सब्सिडरी, उसके साइड में एसोसिएट, उसके डायरेक्टर प्लस उसके प्रमोटर। ये जो डिज़ाइन सा मैंने बनाया है, इसको गाइज आपको बहुत ध्यान से याद करना है, क्योंकि बहुत जगहों पर अप्लाई होने वाला है। अब यहाँ पर सिंपल सी लॉजिकल सी बात है, डायरेक्टर और प्रमोटर नहीं थे, क्योंकि पेड अप कैपिटल डायरेक्टर या प्रमोटर की नहीं हो सकती। बट जहाँ लाइबिलिटी की बात करें तो डायरेक्टर या प्रमोटर किसी भी रिलेटिव को, किसी भी इंसान को लोन दे सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों का ये एक लॉजिकल सी बात है कि कहाँ आपको इन दोनों को भी पुट करना है और कहाँ पर सिर्फ कंपनीज आएंगी। दिस इज रियली लॉजिकल सी बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेम वे गारंटी की। अगर हम बात करेंगे तो ये जो रिलेटिव्स हैं,
इन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी के बिहाफ में कंपनी को गारंटी नहीं दी हुई, क्योंकि गारंटी का मतलब वो भी एक तरह से इंडेप्टेड हैं, तो किसी भी ऐसी सर्कमस्टांस अकर हुआ कि उनको वो गारंटी फुलफिल करनी पड़ी तो वो भी उसके अंडर आ जाएंगे। अब देखो गाइस, सेम वे मैं रिपीट कराता हूँ, यहाँ पर फिर से वही डिज़ाइन हम देखेंगे, कंपनी, उसके ऊपर होल्डिंग, ये गारंटी किस चीज़ के टुवर्ड्स हो सकती है, उसके नीचे सब्सिडरी एंड उसके साइड में एसोसिएट, और फिर प्लस में अब गारंटी दी जा सकती है किसी पर्सन के बिहाफ में, तो वहाँ पर डायरेक्टर प्लस में प्रमोटर, ये दोनों भी आ जाएंगे। एंड अगेन द अमाउंट इज़ 50 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर इसको याद करना काफ़ी इजी है, क्योंकि फेस वैल्यू भी 50 लाख तक की बात की थी, बस एक परसेंटेज है जो ऐड हो गई थी 2% की। उसके बाद यहाँ पर हमने लाइबिलिटी में भी 50 लाख की बात की थी एंड गारंटी में भी 50 लाख की बात की थी। और यहाँ पर एक कर दिया है कि कोई ऐसी उसके इन सब के अलावा भी कोई एक फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया है कि इन सब के अलावा भी कोई पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं वही कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी एंड एसोसिएट, यहाँ पर इन सब की ही बात हो रही है। इनसे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है जो कि 2% या उससे ज़्यादा है ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, इनसे अगर ज़्यादा है तो उस केस के अंदर भी इसके ऊपर ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा, या तो अपने आप में, या फिर ये जो ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं 2% से ज़्यादा, या तो ऑन इट्स ओन, या फिर ये ध्यान से देखना है आपको, या तो ऑन इट्स ओन या फिर इन कॉम्बिनेशन विद अबव 3 ट्रांजैक्शन जिनके बारे में हमने बात की, जो कि था पेड अप कैपिटल, लाइबिलिटी यानी कि डेट एंड गारंटी। तो या तो ये ट्रांजैक्शन 2% से ज़्यादा हो सकती है, कोई भी एनी अदर पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन 2% ज़्यादा हो सकती है ऑन इट्स ओन, या फिर प्लस में अगर हम इन तीनों को भी जोड़ दें तो अगर वो 2% या ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम से ज़्यादा एक्सीड करती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया है कि एक और लिमिट ऐड ऑन कर दी गई है, जहाँ पर हम पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैसे नेटवर्थ की अगर बात कर रहे थे तो टोटल पेड अप कैपिटल की बात की हमने 2% की, यहाँ पर सिर्फ 50 लाख की लिमिट थी, तो इनमें एक और लिमिट ऐड ऑन होगी कि ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम को भी ध्यान में रखा जाएगा अगर कोई अदर ट्रांजैक्शन इनके अलावा भी है तो, ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस। यानी कि अगर पेड अप कैपिटल तो उसने आपने ओन की हुई थी, ठीक है, आपने डेट भी लिया हुआ था, आपने लाइबिलिटी भी दी हुई थी, और प्लस में आप कोई और ट्रांजैक्शन भी कर रहे थे, जैसे ही अलग ट्रांजैक्शन यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी तो ये 2% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम और टर्नओवर भी यहाँ पर आके नीचे जुड़ जाएगी। सो दिस इज हाउ इट गोज गाइज, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर बात हो रही है कि या तो वो खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर उसका रिलेटिव। एक बार फिर से मैं आपको पीछे का सारा रिवाइज करा दूं, तो सबसे पहले हमने देखा कि किस किस क्या क्या हमने पढ़ने वाले थे। तो इसमें से अगर देखें तो हमने देख लिया किस किस कंपनी में अप्लाई होता है और कितने होने चाहिए, और अगर वैकेंसी होती है तो कितने टाइम के अंदर उनको रीअपॉइंट करना है। एलिजिबिलिटी हमने देखी कि कौन कौन सा डायरेक्टर हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन हम देख रहे हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि किस क्या क्या 2% अगर वो जो बात है जितनी भी पेड अप कैपिटल की और इनकी, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात है। और उसके बाद ये सब पॉइंट्स अभी आगे आने वाले हैं, दीज आर जस्ट मिसलेनियस पॉइंट्स, काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये। सो लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर बात हो रही है, अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्टर की बात की, फिर उसके रिलेटिव की बात की, अब यहाँ पर बात हो रही है दोनों की। हम डायरेक्टर को भी उठा के लेके आएंगे और हम उसके रिलेटिव को भी उठा के लेके आएंगे, दोनों को मिला के, कि या तो वो खुद या फिर उसके किसी रिलेटिव ने कोई पोजीशन होल्ड की है एज KMP, की मैनेजरियल पर्सन, या फिर वो एम्प्लॉय रहा है किसका, अगेन KMP या फिर एम्प्लॉई ऑफ कंपनी, उसके ऊपर होल्डिंग, उसके नीचे सब्सिडरी और उसकी एसोसिएट। अब गाइज सेम बात, आप एम्प्लॉय या KMP नहीं हो सकते किसी डायरेक्टर या प्रमोटर के, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पर बस जस्ट बनेगी ये फिगर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कितने टाइम तक, फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स।
तो अगर हम पेक्यूनियरी रिलेशनशिप की जब बात करें तो हमने 2 फाइनेंशियल ईयर देखा था। इन सारे केसेस के अंदर हमने इन सब केसेस के अंदर हमने 2 फाइनेंशियल ईयर देखा था प्रीसीडिंग द करंट ईयर। बट यहाँ हम बात करेंगे 3 फाइनेंशियल ईयर्स की, जहाँ पर हम डेजिग्नेशन होल्ड करने की बात करेंगे, जहाँ पर हम कोई पोजीशन होल्ड करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 3 फाइनेंशियल ईयर्स की बात होगी। लेकिन अगर किस केस में कोई रिलेटिव है जो कि एम्प्लॉई है, तो जो रेस्ट्रिक्शन होगी वो अप्लाई नहीं होगी फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर, प्रोप्राइटर या फिर एम्प्लॉय। किस किस का, यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। ये भी अगेन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। एक या तो फर्म ऑफ ऑडिटर्स या फिर कंपनी सेक्रेटरीज या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रोफेशंस आ गए, सारी सिस्टर कंसर्न्स आ गई। फर्म ऑफ सीए यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फर्म ऑफ सीडब्ल्यूए कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जिनको अभी कॉस्ट अकाउंटेंट ही बोलते हैं, तो इसलिए सीए ही लिख देता हूँ यहाँ पे। इनमें से किसी का भी इस फर्म का या तो पार्टनर हो सकता है या प्रोप्राइटर हो सकता है या फिर कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है जो बिना सीओपी के इन फर्म्स के अंदर काम कर रहा है। तो अगर पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में वो है तो वो आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फर्म ऑफ लॉयर्स, लीगल कंसल्टिंग फर्म। तो गाइज यहाँ पर बोला गया है कि 10% या मोर का अगर आपका बिजनेस है उनसे, आपकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी से 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर का अगर आपका बिजनेस है, तो उस केस के अंदर ही वो डिस्क्वालीफाई होगा। अब रीज़न बीइंग क्योंकि यार लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे काम भी होते हैं जो एक कंपनी में इनकर किए जाते हैं, तो उनकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं डालते। एक्चुअल में जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो बहुत क्लोजली रहते हैं कंपनी के, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, तो उनको यहाँ से बाहर रखा गया है। उसके बाद आता है हमारे पास होल्ड टुगेदर विद रिलेटिव्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। अपने रिलेटिव के साथ मिलके अगर वो 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है किसी कंपनी की, तो उस केस के अंदर। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज सपोज देयर इज ए एनपीओ। वो जो एनपीओ है वो 25% या उससे ज़्यादा रिसिप्ट्स वो इस पर्टिकुलर कंपनी से है, या फिर उसके ऊपर होल्डिंग, या उसके नीचे सब्सिडरी, या उसके साइड में एसोसिएट, या फिर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एनपीओ पे कोई भी पर्सन भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, पैसा दे सकता है, तो उसमें डायरेक्टर भी आ जाएगा यहाँ पर और प्रमोटर भी आ जाएगा, ये सारे लोग यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर कोई एनपीओ है जिसमें 25% या मोर ऑफ द फंडिंग इज़ फ्रॉम द कंपनी और उस एनपीओ का कोई सीईओ है, क्या उस सीईओ को हम एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं? तो आंसर इज नहीं। या फिर ये कंपनी के अंदर 2% या मोर का होल्डिंग रखता है, उस केस में भी इसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक हमने पॉइंट्स कर लिए। अब एक बात हो रही है क्वालिफिकेशन के बारे में, बात करेंगे यहाँ पे इनके बारे में, डायरेक्टर के बारे में, कि जो भी डायरेक्टर है वो अदर क्वालिफिकेशंस भी पोजेस करता है, जो उसके पास क्या क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए। वैसे गाइज ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, तो आई होप कि मैं इसको बेटर, क्योंकि काफ़ी मिक्सअप हो जाएगा यहाँ पे, काफ़ी देर से हम यहीं पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक कि मुझे यहाँ इसको आपके स्टडी मैट से दिखाना चाहिए। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में, तो कितने होने चाहिए, वो 1/3 होने चाहिए, और फ्रैक्शन जो होगा वो राउंडिंग ऑफ एज 1 हो जाएगा, कोई भी फ्रैक्शन हो, यानी कि एनी फ्रैक्शन यहाँ पर दिया गया है, एनी फ्रैक्शन विल बी राउंडेड ऑफ एज 1। उसके बाद अदर कंपनीज़ की अगर बात करें तो कौन कौन सी होंगी, जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, या फिर 100 करोड़ टर्नओवर है, या फिर 50 करोड़ की डिपॉजिट्स है। उसके बाद हमने देखा कि इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर के अंदर उसको फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि हायर नंबर, यानी कि कोई अगर कंपनी चाहे, जो ऑडिट कमेटी वाला पॉइंट हमने देखा था कि अगर वहाँ पर 3 मिनिमम होने चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 177 सब सेक्शन नंबर 2, तो उस केस के अंदर अगर आपका राउंडिंग ऑफ करने के बाद सिर्फ 2 आ रहा है तो आपको 3 अपॉइंट करने ही पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू कंस्टिट्यूट द ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ कंडीशंस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड।
यानी कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आपने अगर इन तीनों कंडीशंस को कंटिन्यूस बेसिस पे फुलफिल नहीं किया, इवन आफ्टर बीइंग एलिजिबल, यानी कि पहले आपने इसमें फॉल हो गए आप, सबसे पहली बात तो कि भाई आपको ये कंडीशंस के अंदर आप आ गए, या तो आपकी 10 करोड़ पेड अप कैपिटल थी, या टर्नओवर थी, या फिर बोरोइंग थी, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा हुआ कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो आप इस परव्यू से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी एंटिटीज एग्जेम्प्टेड हैं पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी। उसके बाद हमने यही सेम पॉइंट्स एक बार दोबारा रिपीट मोड में है। उसके बाद है हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हमने देखा। तो सबसे पहले हमने 3 पॉइंट्स में बाइफरकेट किया था गाइस। सबसे पहला पॉइंट था इसके अंदर उसका पर्सन, उसके बाद हमने देखा था उसके रिलेटिव को, एंड फिर आया था हमारे पास कुछ पेक्यूनरी पॉइंट्स यानी कि फाइनेंशियल पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम पर्सन की अगर बात करें तो बोर्ड के ओपिनियन में वो इंटेग्रिटी होल्ड करता है, एक्सपर्टीज़ है उसकी, एक्सपीरियंस है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड की जगह पे आ जाएगी मिनिस्ट्री, ये हमने किया। उसके बाद अगर हम देखें तो वो प्रमोटर नहीं है, उसका कोई रिलेटिव प्रमोटर नहीं है या डायरेक्टर नहीं है, किसका, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट का। देन हमने देखा पेक्यूनरी रिलेशनशिप के बारे में। तो 10% ज़्यादा पेक्यूनरी रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता, वो कर सकता है अगर आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन के बीच में है। उसके बाद आता है हमारे पास इन सब इस प्रोविजन की एक्सेप्शन है जो कि है गवर्नमेंट कंपनी, अगर उसने 137 एंड 92 का कंप्लायंस किया है तो। अब हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स की बात की। तो रिलेटिव्स के बारे में हमारे पास 3 पॉइंट आते थे गाइज, पेड अप कैपिटल का, पेड अप कैपिटल, लाइबिलिटी, गारंटी एंड अदर ट्रांजेक्शंस। जहां अदर ट्रांजेक्शन आ जाती थी वहां पर हमारे पास ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम की एक एडिशनल लिमिट भी ऐड हो जाती थी ओवर एंड अबव जो यहां पर है। जैसे कि यहां पर 2% है, सॉरी 50 लाख रुपीज़ है और 2% है। उसके बाद इंडेप्टेड है वो भी 50 लाख रुपीज़ है, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख रुपीज़, एंड गारंटी भी थी वो भी 50 लाख रुपीज़ की थी। यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सिर्फ फेस वैल्यू के टाइम पे हमारे पास आएगा कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट, बट इन दोनों केसेस, तीनों केसेस के अंदर हमारे पास डायरेक्टर एंड प्रमोटर भी ऐड हो जाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट है गाइज, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके रखना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू में आप इस वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि या तो वो खुद भी या फिर उसके रिलेटिव कोई भी ऐसी पोजीशन होल्ड नहीं करते केएमपी की, या फिर कोई एम्प्लॉय नहीं है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, या फिर एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं है ऑडिट फर्म के या फिर लीगल फर्म के। लीगल फर्म के 10% की लिमिट है, ऑडिट फर्म में कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ऑडिट फर्म में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ बिजनेस, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर, आप किसी एनपीओ के सीईओ हैं जहाँ पे 25% आपको रिसीव होता है होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, डायरेक्टर या प्रमोटर से। अब उसके बाद हमने, अब यहाँ पर हम आने वाले हैं नए पॉइंट के बाद। तो अगर इस पूरे चीज़ को जितना हमने अब तक किया, तो अगर आप ऊपर से नीचे तक इवैल्यूएट करके देखें तो गाइज बहुत अच्छे मैनर में इसका माइंड मैप क्रिएट कर दिया गया है। एंड आई थिंक कि आपके लिए ये सब भूलना इतना आसान नहीं होगा, एग्जाम में आप इससे बेटर अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो रूल 5 में बताई गई हैं। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है शेल पोजेस अप्रोप्रिएट स्किल्स, उसके पास होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए वन और मोर फील्ड्स ऑफ फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस और अदर डिसिप्लिन्स। ये बहुत ही बेसिक से कॉमन सी चीज़ें हैं। कंपनी में जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से 1 या 2 के बारे में एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए, ताकि अगर वो अपनी एक्सपर्टीज़ कंपनी में लेके आ रहा है तो इनके ऊपर अपना कोई इनपुट दे सके। अब यहाँ पे दोबारा वही पॉइंट बताया गया है कि कोई रिलेटिव जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वो फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉजेज ऑफ अबव कोई इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, गारंटी नहीं देनी चाहिए फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जिस ईयर में उसको अपॉइंट किया जा रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर में या फिर ड्यूरिंग द पीरियड 2 फाइनेंशियल ईयर्स। डिक्लेरेशन दी जाएगी। डिक्लेरेशन ये देना पड़ेगा उसको कि बताना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को मैट कर रहा हूँ, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हूँ। कब कब दी जाएगी, ये है एक बेसिक पॉइंट। यानी कि ये अगर डायरेक्टर का टेन्योर है तो जो पहली मीटिंग होगी जिसमें उसने पार्ट लिया होगा, तो उस पहली मीटिंग के अंदर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ओके आई एम इंडिपेंडेंट। सेकंड, जब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, वहाँ इसको बताना होगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उसके बाद जब भी कभी कोई भी लॉन्ग द पीरियड ऑफ टाइम
कोई चेंज आता है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस आते हैं जिससे उसके इंडिपेंडेंसी के ऊपर फ़र्क पड़े, तो उस केस में भी उसको बताना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, पहली मीटिंग में, हर साल की पहली मीटिंग के अंदर, और चेंज होने के बाद। अब इसको अपने कोड को फॉलो करना पड़ेगा जो कि शेड्यूल 4 में दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अब तक देख लिया इसको कि अपॉइंटमेंट किस किस कंपनी को करना है, क्या क्या इसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिसके बेसिस पे ये अपॉइंट किया जा सकता है, और कौन कौन से रिलेशनशिप ऐसे हैं जिस केस में अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि उसके रेम्यूनरेशन क्या दिया जाएगा उसको। तो वो गाइस सबसे पहले आता है कि इसको पहली बात तो आप कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मना कर दिया गया कि इसको स्टॉक ऑप्शन आप नहीं देंगे, क्योंकि उसका मतलब होगा कि इनका एक पेक्यूनरी रिलेशनशिप कंपनी में क्रिएट करना, जो कि अगेंस्ट चला जाएगा एजेंडा ऑफ दिस एक्ट के। तो इसको फीस दी जा सकती है एज पर सेक्शन 197 सब सेक्शन 5, जो कि हम रेम्यूनरेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स में उसको बुलाया जाता है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस होंगे उसके, यानी कि उसका आने जाने का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, उसका ट्रैवल का खर्चा, वो सब आपको रिम्बर्स करना है, तो वो अलाउड है, रेम्यूनरेशन का पार्ट वो बन सकता है। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दी जा सकती है अगर मेंबर्स ने अप्रूव किया है तो। ठीक है गाइज। उसके बाद आता है हमारे पास कि रूल 4 ये कहता है कि सिटिंग फीस जो इसको पे की जाएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, वो बाकी डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, उतनी ही दी जाए, उसको एट पार रखा जाए। अगर ये इम्पार्शियल व्यू लेके आ रहा है तो इसके साथ भी पार्शियलिटी ना की जाए, बाकी डायरेक्टर्स के एट पार रख के इसको भी वही सेम रेम्यूनरेशन दिया जाए। नेक्स्ट आता है कि प्रोवाइडेड दैट कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। गाइज ये जो पॉइंट है ये अभी आप इसको मार्क करके रखिए और इसमें ऐड कर दीजिए कि जब रेम्यूनरेशन वाला चैप्टर हम करेंगे उसके अंदर बहुत डिटेल में इस चीज़ को करने वाले हैं। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो प्रोविजन शेड्यूल 5 है उसके अकॉर्डिंग आप रेम्यूनरेशन अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो जितना उसमें बताया गया है उसकी फीस के अलावा उतना ही रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास टेन्योर की अगर बात करें तो इसका जो टर्म होगा वो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का होने वाला है, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अब क्या उसके बाद वो रीअपॉइंट हो सकता है? क्वेश्चन इज वो रीअपॉइंट हो सकता है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए बाय द कंपनी एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड रिपोर्ट, और बोर्ड रिपोर्ट में भी उसका डिस्क्लोजर किया जाए अपॉइंटमेंट का। डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट प्लस में एसआर पास किया जाए तो 5 ईयर्स के बाद भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो सेकंड टर्म में एसआर पास करके अपॉइंट किया गया है, क्या इसको ऐसे ही निकाल दोगे आप? नहीं, जिसको एसआर से, जो एसआर से आया है वो एसआर से ही जाएगा। दिस इज द पॉइंट गाइज, जो एसआर से आया है वो एसआर से ही जाएगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको रखा गया है तो अगर आपको निकालना है दूसरे टर्म के बाद उसको, तो आपको एसआर पास करके ही आप उसको निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पर लिमिट लगाई गई है कि वो लिमिट कि वो मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक अपना होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि एसआर पास करके आप एक बार ही उसको जीवन दान दे सकते हैं, बट उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। 2 टर्म आर द मैक्सिमम। उस 2 टर्म के बाद उसको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड एक बिताना पड़ेगा, जिसके अंदर वो किसी भी मैनर में कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकता, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी कैपेसिटी। तो वो दोबारा उसको अपॉइंटमेंट की जा सकती है एंड अगेन 5 एंड 5 ईयर्स की साइकिल शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 1 एंड टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 शैल नॉट बी काउंटेड एज अ टर्म अंडर दो सब सेक्शंस, यानी कि इस एक्ट के आने से पहले जो टर्म चल रहा था उसको काउंट नहीं किया जाएगा, एक फ्रेश टर्म काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लाइबिलिटी के बारे में। तो कौन कौन पर्सन लाइबल होंगे? कोई ऐसा एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उन एक्ट्स के लिए लाइबल होने वाला है। यहाँ पर पूरे सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक्ट और ऐसे एक्ट और कमीशन, यानी कोई एक्ट कमिट किया है कंपनी ने या कोई एक्ट नहीं किया। यहाँ पर ये कहने का मतलब यही है कि एक्ट्स ऑफ ओमिशन, यानी कि ऐसा काम जो कंपनी ने नहीं किया या फिर ऐसा काम कमीशन जो कंपनी ने किया। ना करने से भी नुकसान हो सकता है, करने से भी नुकसान हो सकता है। जो अकर हुआ है इसकी नॉलेज से, सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए गाइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल होने वाला है। अब अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें, नॉट बीइंग अ प्रमोटर और की मैनेजरियल पर्सनल, तो उस केस के अंदर आएगा एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेसेस विच हिज कंसेंट और कन्वीनियंसेस और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, यानी कि उसके बोर्ड के प्रोसेस के थ्रू गुजरा है, उसका कंसेंट था उस चीज़ को लेके, और उसने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया,
तो इन केसेस के अंदर उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जा सकता है। रिटायरमेंट बाय रोटेशन का प्रोविजन इस पर अप्लाई नहीं होता, ये हम पहले ही बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे नॉमिनी डायरेक्टर से अलग होता है। नॉमिनी डायरेक्टर को गाइस अपॉइंट किया जाता है बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनका पर्पज़ इसके पीछे ये होता है कि जितने भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी से लोन लिया हुआ है, अब आप बहुत बड़ा लोन है, वो मान लीजिए $100 मिलियन का है, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो जो बैंक है वो चाहेगा कि कंपनी उस मेरे पैसे को बेटर मैनर में यूज़ करे, तो वो एक नॉमिनी डायरेक्टर अपने बिहाफ में उस कंपनी में बिठा देगा, जो कि कंपनी की वर्किंग के ऊपर ध्यान रखेगा, देखेगा कि पॉलिसीज़ बेटर मैनर में ली जा रही कि नहीं जा रही, कोई ऐसे फॉर्म में तो नहीं है कि मेरे 100 मिलियंस बहुत ही बिल्कुल ख़राब हो जाएं, जिनका पूरा पूरा नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब सेक्शन 8 कंपनी को एग्जेम्प्ट किया गया इन प्रोविजन से, अगर उसने 137 एंड 92 का कंप्लायंस किया है तो। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का टॉपिक। मैंने बहुत अच्छे से इसको कराने की कोशिश की है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। सो बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो इफ़ यू थिंक कि दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर एनी ऑफ योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।